गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग ये एक क्वेश्चन यूपी डीएलएड का एग्ज़ाम जो हुआ अभी हाल फिलहाल में हुआ उसका हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। कुछ इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। ये इंग्लिश वाले पेपर का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और आप लोग मिला लीजिएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये था, सबसे पहला क्वेश्चन ये आया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेजेस आर। कह रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल नंबर ऑफ साउंड्स कितने होते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, आपको पता ही है, ठीक है ना। अब देखिए आपका ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 12 है ऑप्शन, 20 ऑप्शन है, 8 है और 44 है। तो कोई भी आदमी जानता है कि टोटल नंबर ऑफ साउंड्स जो होते हैं वो आपका 44 होता है। तो आपका पहला का आंसर जो है ये आपका 44 है और ये हर किसी का सही हुआ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द टू रिसेप्टिव स्किल्स आर। करेक्ट, रिसेप्टिव स्किल्स, रिसेप्टिव स्किल मतलब होता है कि नॉलेज जो होता है हमारा, विजडम वगैरह जो होता है उसी को स्किल कहा जाता है। और रिसेप्टिव मतलब होता है कि जिसको कि हम लोग एक्वायर्ड करते हैं, लेते ग्रहण करते हैं। तो कौन सा होता है, तो देखिए ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये लिखा हुआ है, राइटिंग एंड रीडिंग ये लिखा हुआ है, लिसनिंग एंड राइटिंग और लिसनिंग एंड रीडिंग। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी रिसेप्टिव स्किल के बारे में बात होती है तो सबसे पहला आपका लिसनिंग होगा। एक लिसनिंग तो होना ही, इसमें दो पूछा जा रहा है, एक लिसनिंग तो होना ही है। क्यों लिसनिंग होना है, आपको पता है कि कोई भी बच्चा, देखिए कोई भी बच्चा आप देखे होंगे जब जन्म लेता है तो वो बोलना शुरू करता है। वो क्यों बोलना शुरू करता है, तो जब तक वो सुनता नहीं है तब तक वो बोलेगा नहीं। आप गौर कीजिएगा, आपको पता होगा कि जो बच्चा जन्म से बहरा होता है वो जन्म से गूंगा भी होता है, वो गूंगा बहरा दोनों होगा, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, आप गौर कीजिएगा कि बच्चा जब जन्म लेता है, जब छोटा थोड़ा सा बच्चा रहता है तो उसको मम्मी पापा बोल बोल कर उसके सामने में उसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ताकि वो सुने, और जब वो सुनता है तभी वो बोल पाता है। तो सबसे पहला रिसेप्टिव स्किल्स आपका लिसनिंग, लिसनिंग तो होना ही होना है। और लिसनिंग के बाद ही आप यहाँ पर देखिए रीडिंग का यूज कीजिएगा, तब आपका ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, लिसनिंग एंड रीडिंग। क्लियर है। इसको देखिए, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड को किसने इन्वेंट किया, रेन ने, नेस्फील्ड ने, सीजे डॉटसन ने और सॉ ने। तो आपको पता है सीजे डॉटसन ने इसको इन्वेंट किया था। ये तीनों बहुत ही आसान क्वेश्चन था और उम्मीद है कि ये तीनों आप लोगों का सही हुआ होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। अब सोचने वाली बात है कि इंपेरेटिव सेंटेंस कहते किसको है। ये ग्रामर से क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहली बात आप ये जानिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस कहते किसको है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिस सेंटेंस से ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इन सब चीजों का बोध होता है, उसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया कि वैसा सेंटेंस जिससे ऑर्डर का बोध होता हो, जिससे एडवाइस का बोध होता हो और जिससे रिक्वेस्ट का बोध होता हो, वैसा सेंटेंस जिससे ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट का बोध होता हो, उसी को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जनरली क्या होता है, जनरली, हमेशा नहीं, जनरली क्या होता है, वर्ब से स्टार्ट होता है। अगर कोई सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट है तो समझ जाइए कि वो इंपेरेटिव ही है। केवल इंपेरेटिव सेंटेंस ही ऐसा होता है जिसकी शुरुआत वर्ब से होती है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका है कि अगर कोई सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तब वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कम हेयर, गो देयर, सिट डाउन, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ओपन द डोर। तो ये सब का सब क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो अगर कोई सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हुआ होगा तो वो निश्चित रूप से इंपेरेटिव ही होगा। तो पहले हम देखते हैं वर्ब से कौन सा सेंटेंस स्टार्ट हुआ। तो देखिए, प्लीज हेल्प मी, ये वर्ब से स्टार्ट हुआ है, और गो टू योर स्कूल, अपने स्कूल जाओ, ये दोनों आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेकिन एग्जाम में यहां पूछा क्या जा रहा है, कौन सा इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है। तो ये दोनों तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो ये तो आपका आंसर होगा ही नहीं, ठीक है ना। अब देखिए, यू शुड नॉट ड्रिंक कॉफी। अब देखिए ये सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इससे एडवाइस का बोध हो रहा है, सलाह दिया जा रहा है कि आपको कॉफी नहीं पीनी चाहिए। तो अगर
किसी सेंटेंस से ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट का बोध होता है, तब वो सेंटेंस आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। और ये देखिए, ये एडवाइस का बोध करा रहा है, तो ये तीनों आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये जो तीनों लिखा हुआ है, ये तीनों का तीनों आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये तीनों का तीनों आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। और अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ये होगा आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं। तो ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस था, ठीक है। तो आपका आंसर ये हुआ होगा। आगे देखते हैं, इसको देखिए, विच वर्ड इज यूज्ड इन डेफिनिट आर्टिकल, विच वर्ड इज यूज्ड इन डेफिनिट आर्टिकल। अब समझिएगा, आर्टिकल दो प्रकार का होता है। आर्टिकल जो होता है, अगर कहीं भी आर्टिकल है तो आर्टिकल दो प्रकार का होता है। आर्टिकल दो प्रकार का होता है। एक आर्टिकल होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल, एक आर्टिकल हम लोग कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल, और एक आर्टिकल आपका होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। एक आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक आपका इंडेफिनेट आर्टिकल होता है। दो प्रकार का आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल जो होता है ये एक ही होता है। डेफिनेट आर्टिकल आपका केवल द होता है, और इंडेफिनेट आर्टिकल जो होता है दो होता है। ये होता है, एक होता है ए और एक होता है आपका एन। एक आपका ए होता है और एक होता है एन। एक बात और समझिएगा, अगर कहीं भी सेंटेंस में आर्टिकल का यूज हुआ है तो वो आर्टिकल, वो हमेशा उसके बाद एक नाउन का यूज होगा। फिर से समझिएगा, अगर कहीं भी आर्टिकल का यूज हुआ है तो आर्टिकल कभी भी नाउन के बिना नहीं आता है। आर्टिकल के बाद हमेशा एक नाउन का यूज होगा। अब डिपेंड ये करता है कि इस नाउन के पहले कौन सा आर्टिकल है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस नाउन का आइडेंटिटी क्या है। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पर अ बॉय, मान लीजिए हमने यहाँ पर कहा अ बॉय, दो चीजें हमने लिखा, हमने कहा अ बॉय और हमने कहा द बॉय। हमने कहा अ बॉय और हमने कहा द बॉय। अब देखिए, इस नाउन के पहले यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल है और इस नाउन के पहले यहाँ पर डेफिनिट आर्टिकल है। इसका मतलब इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। अगर इस नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हुआ है तो ये नाउन आपका इंडेफिनिट है, मतलब कि ये लड़का कौन है हमको नहीं पता है। लेकिन अगर इस नाउन के पहले डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब ये लड़का कौन है हमको पता है। आई मेट अ बॉय, अगर कहीं पर लिखा हुआ है आई मेट अ बॉय, तो इसका अर्थ हो गया कि मैं एक लड़के से मिला। अब वो लड़का कौन है हमको नहीं पता है। लेकिन अगर हम कह दें आई मेट द बॉय, इसका मतलब वो लड़का क्या है, निश्चित है, हम जान रहे हैं उस लड़का को। तो बस यही अंतर होता है, जब नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल आता है तो वो नाउन आपका इंडेफिनिट हो जाता है, लेकिन जैसे ही नाउन के पहले डेफिनिट आर्टिकल आता है वो नाउन आपका निश्चित हो जाता है। तो द जो होता है वो आपका डेफिनिट आर्टिकल होता है। हम इसमें देखते हैं विच वर्ड इज यूज्ड इन डेफिनिट आर्टिकल। अब देखिए, एक ही आपका डेफिनिट आर्टिकल है ये, और ये आर्टिकल तो होता ही नहीं है, ये आपका प्रोनाउन है, ये आपका प्रोनाउन है। और आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, डिटर्मिनर होता है एडजेक्टिव के रूप में। तो ये तो आपका आर्टिकल है ही नहीं, ठीक है ना। ये तीन आर्टिकल है जिसमें से ये दोनों आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है, ये दोनों जो होता है ये आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है। ये दोनों आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है और ये आपका डेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपका आंसर सही हुआ होगा। चलिए इसको देखिए, लिखा हुआ है पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें से नाउन कौन सा है, ठीक है ना। एक बात और समझिएगा, समझिए, देखिए, जब भी हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस जो होता है जनरली ऐसे लिखा जाता है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपका वर्ब होता है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। जनरली ऐसे ही लिखा जाता है, जनरली ऐसे ही लिखा जाता है कि पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है और अंत में आपका ऑब्जेक्ट होता है। अगर सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट केवल दो ही चीज बनता है, ध्यान दीजिएगा, केवल दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। और वो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सा है, एक आपका होता है नाउन और एक होता है आपका प्रोनाउन। केवल नाउन और प्रोनाउन का यूज ही सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, ये बात है।
अगर कहीं पर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी दो ही चीज होता है, या तो कोई नाउन होता है या नहीं तो प्रोनाउन होता है, तीसरा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कहीं भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि वो या तो नाउन है या नहीं तो प्रोनाउन है। एक बात ये याद रखिएगा। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि अगर कहीं भी कोई प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, अगर कहीं भी कोई प्रीपोजिशन लिखा हुआ है तो प्रीपोजिशन कभी भी बिना ऑब्जेक्ट का नहीं आता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। फिर से समझिएगा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट का यूज होता है। और अभी बतलाए थे कि ऑब्जेक्ट दो ही चीज होता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट दो ही चीज होता है, या तो कोई नाउन होगा या नहीं तो प्रोनाउन होगा। क्लियर? तो क्या सीखे यहां से हम? यहां से हमने ये सीखा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट केवल नाउन या प्रोनाउन होता है और प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है। क्लियर? अब एक बात और समझिएगा, अभी आपको बतलाया कि अगर कहीं भी कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, अभी तुरंत आपको बतलाया कि अगर कहीं भी कोई आर्टिकल लिखा हुआ है तो आर्टिकल के बाद हमेशा एक नाउन का यूज होता है। कोई भी आर्टिकल हो, आर्टिकल के बाद हमेशा ही एक नाउन का यूज होता है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहां पर द, देखिए ये द लिखा हुआ, ये आपका आर्टिकल है। ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन आपका आर्टिकल है। और आपको क्या बतलाएं, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन का यूज होता है। तो देखिए यहां पर ये वाला पोर्शन आपका सोड जो लिखा हुआ है, ये सोड आपका यहां पर क्या है, ये वाला पोर्शन आपका नाउन है। क्लियर? अब एक बात और देखिए, अभी आपको बतलाएं कि अगर कहीं भी कोई प्रीपोजिशन लिखा हुआ है तो प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन का यूज होगा। समझिएगा, अगर कहीं भी कोई प्रीपोजिशन लिखा हुआ है तो प्रीपोजिशन के बाद भी या तो कोई नाउन का यूज होगा या नहीं तो प्रोनाउन का यूज होगा। निश्चित रूप से प्रीपोजिशन के बाद या तो कोई नाउन आएगा या नहीं तो प्रोनाउन आएगा। तो देखिए ये वाला ऑफ, देखिए ये ऑफ आपका यहां पर प्रीपोजिशन है, ये ऑफ आपका प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद ये जो स्टील लिखा हुआ, ये स्टील भी आपका यहाँ पर क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर दो वर्ड नाउन था। ठीक है ना, एक आपका शोड नाउन है और दूसरा आपका क्या है, स्टील नाउन है। ये दोनों आपका क्या है, नाउन है। और ये जो इज मेड लिखा हुआ, ये दोनों आपका वर्ब है। ये जो लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन आपका वर्ब है, पैसिव में लिखा हुआ। ये सेंटेंस आपका पैसिव में लिखा हुआ है। तो क्या सीखे यहाँ से? यहां से हमने ये सीखा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट दो ही चीज हो सकता है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी दो ही चीज हो सकता है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और प्रीपोजिशन के बाद निश्चित रूप से कोई ना कोई एक नाउन या प्रोनाउन का यूज होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो ये देखिए ये आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद यहाँ पर ये शोड नाउन हो गया और यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ये यहाँ पर नाउन हो गया। उम्मीद करते हैं आपका ये आंसर भी सही ही होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसको देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रोनाउन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रोनाउन। ठीक है ना? अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है दिस बुक इज माय या माइन। देखिए दो वर्ड होता है, एक पॉजिटिव केस, समझिएगा, एक वर्ड होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव केस। आप नाम सुने होंगे, एक होता है आपका पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस जो होता है इसको दो भागों में बांटा जाता है। पॉजिटिव केस को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा दो भाग होता है? तो एक पॉजिटिव केस होता है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन और एक होता है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। समझिएगा, एक आपका होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है और एक होता है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है ना? अब पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन कौन सा होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर की जाए तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आपका लिखा होता है, माई लिखा हुआ रहेगा, आवर लिखा हुआ रहेगा, योर लिखा हुआ रहेगा, हिज लिखा हुआ रहे, हर लिखा हुआ रहे, देयर लिखा हुआ रहे और इट्स लिखा होता है, ये वाला इट्स। ठीक है ना? ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और इसी का अगर हम पॉजिटिव प्रोनाउन लिखेंगे तो ये जो माई लिखा हुआ है इसी का आपका हो जाता है माइन, माई का माइन हो जाता है, आवर का आपका आवर्स हो जाता है। ठीक है, योर का आपका योर्स हो जाता है, ये जो योर लिखा हुआ है योर्स हो जाता है, हिज का आपका हिज ही रहता है, हिज का हिज ही होता है, हर जो लिखा होता है हर का आपका हर्ष हो जाता है और देयर का आपका देयर्स हो जाता है, ये जो देयर है देयर होता है और इट्स का कुछ भी नहीं होता है। समझिएगा, एक बात फिर से समझिए,
एक बात फिर से समझिएगा, देखिए ये जो माई है, माई का पॉजिटिव केस माई ये होता है, आवर लिखा हुआ आवर का आवर्स हो जाएगा, योर का आपका योर्स हो जाएगा, हिज का आपका हिज होता है, हर का आपका हर होता है, देयर का आपका देयर्स हो जाता है, और इट्स का कुछ भी नहीं होता है, इट्स का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा, ये सब का सब पॉजिटिव एडजेक्टिव है और ये सब का सब पॉजिटिव प्रोनाउन है। अब एक बात और समझिएगा, जितना भी पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है ये कभी भी नाउन के बिना नहीं आता, इसको डिटरमिनर कहते हैं। कहीं भी अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है, अगर कहीं भी कहीं पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो इसके बाद कभी भी नाउन के बिना नहीं आ सकता है, इसके बाद हमेशा एक नाउन आएगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा ही एक नाउन का यूज होता है, और ये जो पॉजिटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी कोई पॉजिटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है तो अगर पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन आ गया तो वो आपका गलत हो जाएगा। पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इन सब के बाद कभी भी नाउन नहीं आता है, लेकिन ये कभी भी नाउन के बिना नहीं आएगा। कैसे? तो एक सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज माई कार। ठीक है ना, दूसरा सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, दिस कार इज माइन। दिस कार इज माइन। तो देखिए ये कार आपका, यह माई यहां पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है। इसके बाद हमेशा एक नाउन आएगा, लेकिन ये कभी भी नाउन के बिना नहीं आ सकता है। अब यहां पर आइए, देखिए अगर हम माई लिख देंगे, माई लिखेंगे तो माई के बाद आपका ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये जो माई लिखा हुआ है ये माई आपका एडजेक्टिव है, और ये वाला जो लिखा हुआ ये आपका प्रोनाउन है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा, सॉरी माइन हो जाएगा, ये माई आपका नहीं होगा, क्योंकि ये कभी भी नाउन के बिना आता ही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं यह भी आप क्वेश्चन आपका क्या हुआ होगा, सही ही हुआ होगा, ये मुश्किल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल। कह रहा है कि यहां पर आर्टिकल का यूज कीजिए। आई हैव डैश 1 रुपी नोट, ये लिखा हुआ। देखिए हम लोग बचपन में क्या पढ़े थे कि बचपन में पढ़े थे कि वॉवेल के पहले एन का प्रयोग होता है और कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग होता है। वॉवेल का मतलब ए ई आई ओ यू, इन सब के पहले ए ई आई ओ यू, इन सब के पहले एन आता है, और इन पांचों के अलावा जो भी रहेगा उसके साथ हम लोग ए का प्रयोग यूज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वॉवेल नहीं, वॉवेल साउंड, समझिएगा। अगर कहीं भी कोई वॉवेल साउंड है, अगर कहीं भी कोई वॉवेल साउंड है तो वॉवेल साउंड के साथ एन का यूज किया जाता है। और अगर कहीं पर कोई कॉन्सोनेंट साउंड है, अगर कहीं पर कोई कॉन्सोनेंट साउंड है, अगर कहीं पर कोई कॉन्सोनेंट साउंड है तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है। अब सोचने वाली बात है कि फिर ये वॉवेल साउंड कौन सा होता है, तो याद रखिएगा, अ से लेकर के, हिंदी में आप पढ़े होंगे, अ से लेकर के अह तक जो होता है ये सबका सब आपका वॉवेल साउंड होता है, और क से लेकर के ज्ञ तक जो होता है ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो याद रखिएगा, अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है और उसका उच्चारण इन सब से होगा, तब उसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बोलें, अगर हम यहां पर लिखें यूनिवर्सिटी, अगर हम बोले यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी देखिए यू लिखा हुआ है, वॉवेल है, लेकिन इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से होता है, यू से होता है। यूनिवर्सिटी देखिए हम लोग कैसे बोलते हैं? यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी यू से हो रहा है, इसलिए इसके पहले आपको क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है आवर, आवर की शुरुआत देखिए आपका एच से हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण अ से हो रहा है, हम लोग क्या बोलते हैं? आवर, ऐसे हम लोग बोलते हैं आवर। तो उच्चारण देखिए इसका वॉवेल से हो रहा है, तो अगर वॉवेल से हो रहा है तब यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे? एन आवर। ठीक है ना।
तो ये याद रखिएगा, वो कॉन्सोनेंट वॉवेल साउंड वाला भूल जाइएगा। अगर किसी वर्ड का उच्चारण अ से लेकर अह तक होगा तब समझ जाइएगा कि इसके पहले हमको एन लगाना है, और अगर क से लेकर ज्ञ तक किसी वर्ड का उच्चारण हो तब उसके पहले ए लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ वन लिखा हुआ है, ये वन को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं वन, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। ये जो वन लिखा हुआ है इसको हम लोग पढ़ते हैं वन, वन। अब वन लिखा हुआ देखिए ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड्स है, तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड्स है तो इसके पहले आपका क्या लगेगा, एन नहीं लगेगा, आपका क्या लगेगा, ए लगेगा। अ 1 रुपी नोट। तो केवल यही वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का ध्यान रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग वर्ड्स। द फुलिश क्रो ट्राइड टू सिंग, कह रहा है कि ये जो मूर्ख कौवा था वो गाना गाने का कोशिश किया। ठीक है ना। अब एक बात और समझिए, अगर कहीं भी कोई नाउन लिखा होता है, कहीं भी कोई सेंटेंस में नाउन लिखा हुआ है और नाउन के पहले कुछ भी आ जाए जो नाउन के बारे में बात करता है वो एडजेक्टिव होता है। फिर से समझिएगा, अगर कहीं भी कोई नाउन लिखा हुआ है तो नाउन के पहले कुछ भी आ जाए जो कि नाउन के बारे में बात करे वह आपका एडजेक्टिव होता है। कैसे, तो ऐसे मान लेते हैं कि यहां पर बॉय लिखा हुआ है, ये बॉय, तो बॉय आपका नाउन है, लेकिन अगर हम कह दें गुड बॉय, अगर हम कह दें गुड बॉय, तो ये देखिए लड़के के बारे में कहा जा रहा है कि ये लड़का कैसा है, अच्छा है, तो ये गुड आपका एडजेक्टिव हो गया। अगर हम कहें टॉल बॉय, अगर हम कहें टॉल बॉय, तो ये टॉल आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगर हम कहें वन बॉय, तो ये वन आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगर हम कह दें फुलिश बॉय, अगर हम कह दें फुलिश बॉय, तो फुलिश क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये सारी बातें किसके बारे में कही जा रही है, नाउन के बारे में। तो नाउन के बारे में आप कुछ भी कह लीजिए वह आपका एडजेक्टिव होता है। क्लियर। एक बात और, दूसरी बात समझिए, अगर कहीं भी कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, अगर कहीं भी कोई आर्टिकल लिखा हुआ है और आर्टिकल लिखा हुआ है तो आर्टिकल कभी भी नाउन के बिना नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल कभी भी नाउन के बिना नहीं आता है, आर्टिकल कभी भी नाउन के बिना नहीं आएगा। अगर आर्टिकल और नाउन के बीच में कोई एक वर्ड लिखा हुआ है, समझिएगा, अगर आर्टिकल और नाउन के बीच में कोई एक वर्ड लिखा हुआ आपको दिख जाए तो समझ जाइए कि ये वर्ड जो होता है ये वर्ड आपका एडजेक्टिव ही होगा, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव हो सकता है, दूसरा कुछ भी नहीं होगा। फिर से समझिएगा, अगर कहीं पर कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल का मतलब ए एन और द, और उस दोनों के बीच में एक ही वर्ड लिखा हुआ मिले तो वो वर्ड निश्चित रूप से आपका एडजेक्टिव होगा। एक बात और, अगर कहीं भी कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, एक बार फिर से, अगर कहीं भी कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है ना, और आर्टिकल लिखा हुआ है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई नाउन होना ही है, आर्टिकल के बाद एक नाउन होना ही है। अब समझिए, और इसके पहले दो वर्ड लिखा हुआ है, इसके पहले अगर दो वर्ड लिखा हुआ है, आर्टिकल और नाउन के बीच में अगर दो वर्ड लिखा हुआ मिल जाए तब समझ जाइए कि ये जो पहला वाला वर्ड है, ये पहला वाला वर्ड आपका एडजेक्टिव है और दूसरा वाला वर्ड आपका एडवर्ब है। पहला वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा और दूसरा वाला वर्ड आपका क्या होगा, एडवर्ब होगा। अगर तीन वर्ड लिखा हुआ मिले तो वो तीसरा वर्ड भी एडवर्ब होगा, चार वर्ड लिखा हुआ मिले तो चौथा वर्ड भी आपका क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन पर, देखिए यहाँ पर देखिए द लिखा हुआ है और यहाँ पर क्रो लिखा हुआ है, ये आपका नाउन है और ये आपका आर्टिकल है। अभी बतलाए थे ये नाउन है। अब कौवा, कैसा कौवा, मूर्ख कौवा, इस कौवे के बारे में कहा जा रहा है कि वो कौवा कैसा था, मूर्ख था। तो इस नाउन के बारे में आप कुछ भी कह लीजिए वह क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। दूसरे तरीके से देखिए, आर्टिकल और नाउन के बीच में एक ही वर्ड लिखा हुआ है तो ये वर्ड आपका यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये वाला वर्ड आपका यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। तो पूछा जा रहा है कि एडजेक्टिव कौन सा है, तो एडजेक्टिव आपका यहाँ पर क्या है, फुलिश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखिए, पॉइंट आउट एडजेक्टिव, इसमें भी वही है। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसको देखिए, ये वाला देखिए, लिखा हुआ है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव में चेंज करना है। दे वर मेकिंग इन्विटेशन कार्ड, दे वर मेकिंग इन्विटेशन कार्ड। ठीक है ना। अब देखिए
यहां पर देखिएगा, इस सेंटेंस में देखिएगा, ये वाला पोर्शन आपका सब्जेक्ट है, ये वाला पोर्शन आपका सब्जेक्ट है, और ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक आपका वर्ब है, ये वाला पोर्शन आपका यहां से वर्ब है, और ये वाला पोर्शन इनविटेशन कार्ड लिखा हुआ है, ये इनविटेशन कार्ड आपका यहां पर नाउन है, ये वाला पोर्शन आपका ये ऑब्जेक्ट है, नाउन है मतलब ऑब्जेक्ट है, नाउन का मतलब हो गया कि ये वाला पोर्शन आपका यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखिएगा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, तो एक्टिव सेंटेंस में अगर कहीं पर कोई एक्टिव सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर कोई एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस है, तो एक्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, और अंत में आपका ऑब्जेक्ट होगा। और इसी को जब हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं, एक्टिव को जब हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है यही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, और ये जो सब्जेक्ट है यही सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है, और ये जो सब्जेक्ट है यही सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्लियर। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी कोई कंटिन्यूअस टेंस रहता है, सेंटेंस में वर्ब के रूप में कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, आईएनजी लगा हुआ। तो अगर आईएनजी लगा हुआ है एक्टिव सेंटेंस में, अगर एक्टिव सेंटेंस में आईएनजी लगा हुआ रहे, तो उसको जब पैसिव में चेंज करते हैं तब बीइंग का प्रयोग होता है, BEING, बीइंग। और एक बात और याद रखिएगा, कोई भी पैसिव सेंटेंस, कहीं भी अगर पैसिव सेंटेंस लिखा हुआ है, तो पैसिव सेंटेंस में एक चीज तो होना ही है, आपका बी वर्ब होगा, और उसके बाद आपका V3 का यूज होगा, बी वर्ब और V3 होगा, तभी ये आपका पैसिव होगा, अन्यथा ये पैसिव हो ही नहीं सकता है। तो पैसिव का मतलब हो गया बी वर्ब प्लस V3, ये होना ही होना है, बी वर्ब प्लस V3। बी वर्ब का मतलब क्या होता है, बी वर्ब का मतलब होता है आपका, होता है इज होता है, एम होता है, आर होता है, ये बी वर्ब हो गया। उसके बाद वॉज होता है, वर होता है, ये हो गया। उसके बाद बी होता है, बीइंग होता है, और बीन होता है, ये आपका बी वर्ब होता है, बी वॉज बीइंग। इसके बाद V3 का यूज होना ही है, तभी पैसिव होगा, अन्यथा ये पैसिव नहीं होता है। इन सब के बाद एक V3 लिखा हुआ रहेगा, तभी सेंटेंस हमारा पैसिव में होगा। और अगर एक्टिव सेंटेंस में V4 लिखा हुआ है, तब पैसिव सेंटेंस में बीइंग का यूज होता है। तो अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट बनाना है। देखिए, इन्विटेशन कार्ड्स, हम लिखेंगे यहां इन्विटेशन कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स, ठीक है। अब देखिए, अब ये सब्जेक्ट बन गया। अब ये सब्जेक्ट देखिए प्लूरल है, एस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, प्लूरल है। और ये सेंटेंस देखिए यहां पर वॉज लिखा हुआ, पास्ट में लिखा हुआ है। अगर एक्टिव सेंटेंस पास्ट में होता है तो पैसिव सेंटेंस भी पास्ट में होता है। ध्यान दीजिएगा, एक्टिव और पैसिव में टेंस नहीं बदलता है। एक्टिव सेंटेंस अगर पास्ट में है तो पैसिव सेंटेंस भी आपका पास्ट में होगा। तो यहां भी हमको पास्ट में लिखना है, और पास्ट में या तो वाज का यूज होता है या नहीं तो वर का यूज होता है। ये डिपेंड करेगा सेंटेंस के सब्जेक्ट पर। और सब्जेक्ट देखिए आपका यहां पर क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है, यहां पर हम लोग वर का प्रयोग कर देंगे, वर को यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए, आईएनजी लगा हुआ है, देखिए हम मेकिंग लिखा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है। अगर आईएनजी लगा हुआ रहे, अगर सेंटेंस में आईएनजी लगा हुआ रहे, तब वहां बीइंग का यूज किया जाता है। अभी आपको बतलाएं, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बीइंग, बीइंग लिखेंगे। और बिना V3 का तो पैसिव होता ही नहीं है, एक हमको पैसिव चाहिए, V3 चाहिए। तो V3 किसका होगा, मेक का V3 होगा। और मेक का V3 क्या होता है, मेड होता है। और तब जाके हम लोग बाय देम का यूज कर देंगे, बाय देम। इन्विटेशन कार्ड्स वर बीइंग मेड बाय देम, हमारा आंसर क्या हो गया, यही आ गया, इन्विटेशन कार्ड्स वर बीइंग मेड बाय देम। देख लीजिएगा, हमारा आंसर यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखिए, राइट डाउन एडवांटेजेस ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। डॉक्टर वेस्ट के न्यू मेथड के एडवांटेज के बारे में बतलाना है। तो देखिए, ये एडवांटेज हम आपको पहले से लिख दिए हैं, ये सारा का सारा एडवांटेज है। और आप वीडियो को पॉज करके आप एडवांटेज एक बार पढ़ लीजिएगा, यही सारा एडवांटेज है, कोई भी एक एडवांटेज आप देख लीजिएगा। ये सारा का सारा एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, कि क्या फायदा होता है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा एडवांटेज है, आप एक बार देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, इसी में से आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग इन एन इंग्लिश क्लास। कह रहा है इंग्लिश क्लास में लेसन प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो देखिए लेसन प्लानिंग का ये महत्व है, आपको लिखा है लेसन प्लानिंग हेल्प्स टीचर्स। कह रहा है कि लेसन प्लानिंग टीचर को हेल्प करते हैं किस चीज में, ब्रेक डाउन ईच लेसन, वो हर लेसन को टुकड़े टुकड़े में तोड़ने में मदद करते हैं, इनटू अ डिफाइंड फ्लो with specific classroom activities and gives them a schedule they can stick to। ये वाला आपका क्या है, इंपॉर्टेंस है, इसको भी देख लीजिए, लिटरेचर से क्वेश्चन है। इसको देखिए, राइट द नेम्स ऑफ 2 लैंग्वेज गेम्स, राइट द नेम्स ऑफ 2 लैंग्वेज गेम्स टू डेवलप द वोकैबुलरी ऑफ चिल्ड्रन। कह रहा है कि बच्चों में वोकैबुलरी को डेवलप करने के लिए 2 लैंग्वेज गेम का नाम बतलाइए। हम 2 से अधिक गेम का नाम लिख दिए हैं, 2 से अधिक नाम लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, ये सारा का सारा आपका नाम है। अब देखिए, गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ बाइलिंगुअल अप्रोच। बाइलिंगुअल अप्रोच का 2 एडवांटेज, 2 लाभ बतलाना है। ये दोनों लाभ आपका लिखा हुआ है। देखिए, इट इनहेंसेस कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बाय कॉन्स्टेंटली स्विचिंग बिटवीन लैंग्वेज। ये लिखा हुआ है, 2 एडवांटेज लिखा हुआ है। आप दोनों एडवांटेज को देख लीजिएगा, यही दोनों एडवांटेज होता है, लाभ होता है। क्लियर, आगे देखते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कह रहा है कि इस सेंटेंस को आप क्या कीजिए, सही कीजिए, इस सेंटेंस को सही कीजिए। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है गंगा इज अ होली रिवर। होली रिवर, होली का मतलब होता है पवित्र, गंगा एक पवित्र नदी है। अब देखिए ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां, जितनी भी नदियां हैं, नदी हुआ, समुद्र हुआ, पहाड़ हुआ, महादेश हुआ, इन सब के नाम के पहले क्या होता है, द का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर गंगा लिखा हुआ है तो ये आपका गलत है। इसके पहले अगर द लिखा होता तो ये आपका क्या होता, सही हो जाता। द लिखा होता तो ये सही हो जाता। दूसरा देखिए, ही इज माई कजन ब्रदर, इसको कजन पढ़ते हैं, ही इज माई कजन ब्रदर। अब एक बात समझिएगा, अगर कहीं भी कजन लिखा होता है, अगर कहीं भी कजन लिखा होता है तो कजन का मतलब क्या होता है, कजन का मतलब होता है कि अपना भाई या बहन, कोई भी, चाहे अपना भाई हो या बहन हो, अपना भाई या बहन को छोड़कर रिलेशन में जितने भी भाई बहन हैं सबको कजन बोला जाता है। चाहे वो भाई हो या बहन हो, सबको कजन बोला जाएगा, बस केवल अपना नहीं होना चाहिए। चचेरा भाई बहन है वो भी कजन है, मौसेरा भाई बहन है, फुफेरा भाई बहन है, कोई भी है, चाहे भाई हो या बहन हो, बहन है फिर भी उसको कजन बोलेंगे, भाई है फिर भी उसको कजन बोलेंगे। चूंकि कजन में ऑलरेडी ब्रदर सिस्टर छिपा होता है, और यही कारण है कि कजन के साथ कभी भी ब्रदर सिस्टर का यूज नहीं करते हैं। हम लोग धड़ल्ले से बोल देते हैं वो मेरी कजन सिस्टर है, कजन ब्रदर है, वो मेरा कजन भाई है, बिल्कुल गलत होता है। वह मेरा कजन है, ही इज माई कजन, सी इज माई कजन। अब सोचिए, अगर हम कजन बोलेंगे कि वो मेरा कजन है तो कैसे पता चलेगा कि कजन का मतलब वो भाई है या बहन है, कैसे पता चलेगा, तो ऐसे पता चलता है। आप अगर कजन बोलते हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, आपको क्या बोलना पड़ेगा, या तो आप ही बोलिएगा या नहीं तो सी बोलिएगा। ऐसे बोलिएगा, सी इज माई कजन या ही इज माई कजन, बस आप ऐसे बोलिएगा, दोनों में से कोई एक बोलिएगा। अगर आप ही बोलते हैं तब पता चलेगा कि ये भाई है, ये कजन का मतलब भाई है, और अगर आप शी बोलते हैं तब इसका मतलब होगा कि ये कजन आपकी क्या है, बहन है। लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि अगर वो भाई है तो चचेरा भाई है, ममेरा भाई है, फुफेरा भाई है, कौन सा भाई है ये नहीं पता चलेगा। बहन है तो कौन सी बहन है, चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, कौन सी बहन है ये नहीं पता चलेगा। बस आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि हाँ वो बहन है या भाई है। ठीक है, तो याद रखिएगा कजन के साथ कभी भी ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ब्रदर और सिस्टर इज नॉट यूज्ड विथ कजन। तो यहां पर देखिए कजन के साथ ब्रदर लिख दिया है, तो ये वाला आप ब्रदर यहां से क्या कीजिए, हटा दीजिए। हमारा सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। डिफाइन नाउन विथ एग्जाम्पल। कह रहा है कि नाउन का डेफिनेशन दीजिए एग्जाम्पल के साथ, नाउन का एक डेफिनेशन दीजिए एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले नाउन कहते किसको है, तो देखिए बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, ये हम लोग कहते हैं। सिंपली याद रखिएगा, कोई भी चीज़ जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वह सबका सब नाउन होता है। जो चीज़ हमें दिखाई देती है वह सबका सब नाउन है।
ठीक है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जिसको हम देख नहीं सकते हैं वो नाउन नहीं है, नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको दिखाई नहीं देती है फिर भी नाउन है, लेकिन दिखने वाली चीज सर्टेनली नाउन होती है। जिस चीज को हम देख सकते हैं वह निश्चित रूप से नाउन है। तो नाउन का डेफिनेशन क्या हो गया? द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। The name of any person, the name of any person, place or thing is called noun. The name of any पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। और एक एग्जांपल लिख लेते हैं। कमल इज अ गुड बॉय। अब देखिए यहां पर हमको पूछा जाए कि यहां पर नाउन क्या है, तो याद रखिएगा ये कमल जो लिखा हुआ है ये भी आपका नाउन है, और ये जो बॉय लिखा हुआ है ये बॉय भी आपका क्या है? नाउन है। बस अंतर ये है कि ये कमल जो है ये आपका प्रॉपर नाउन है, ये आपका प्रॉपर नाउन है, और ये जो बॉय लिखा हुआ ये बॉय आपका कॉमन नाउन है। ये बॉय आपका कॉमन नाउन है, लेकिन दोनों आपका क्या है? नाउन ही है। एक आपका प्रॉपर नाउन है और दूसरा आपका क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, इसको देखिए। करेक्ट, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ये लिखा हुआ है, देखिए एक्चुअली में लिखा हुआ है, ये इन्वेलप लिखा हुआ है यहां पर, ENVELOPE, इन्वेलप। इन्वेलप का अर्थ क्या होता है? इन्वेलप का क्या अर्थ होता है हमको ये देखना है, ठीक है ना? बतला दीजिए तो कोई भी आदमी, इन्वेलप का क्या अर्थ होता है? इन्वेलप का क्या अर्थ होता है? लिफाफा। ये तो आसान है, इन्वेलप का अर्थ होता है लिफाफा। और एक इन्वेलप होता है, एक इन्वेलप का अर्थ होता है दो इन्वेलप होता है। देखिए एक इन्वेलप ये होता है और एक इन्वेलप ये होता है, बस केवल अंतर है कि यहां पर ई नहीं है और यहां पर ई है, ठीक है ना? तो ये वाला जो इन्वेलप लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है लिफाफा। जब हम लोग जाते हैं किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो इन्वेलप में क्या करते हैं? 501 रुपया ले लेते हैं, 1001 रुपया ले लेते हैं और ले जाकर क्या करते हैं? देते हैं। तो वो इन्वेलप है। और ये वाला इन्वेलप जो है इसका अर्थ होता है ढकना, किसी चीज को इन्वेलप कर लेना, ढक लेना पूरी तरह से, तो इसका अर्थ होता है ढकना। इस इन्वेलप का अर्थ है ढकना। और ये वाला आपका वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला इन्वेलप जो है आपका, ये आपका वर्ब है, और ये वाला इन्वेलप जो है ये इन्वेलप आपका नाउन है। ये इन्वेलप आपका नाउन है, ठीक है ना? अब देखिए यहां पर, ये यहां पर लिखा हुआ है ऑर्फनेज। ये जो लिखा हुआ है ऑर्फनेज, ORPHANAGE, ऑर्फनेज। ये जो बना है ऑर्फन से बना है। ऑर्फन, ये जो ऑर्फन है, ऑर्फन आपका एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है अनाथ। वह जो है अनाथ है। ऑर्फन का अर्थ होता है अनाथ, और इसी ऑर्फन से बना है ऑर्फनेज। और ये ऑर्फनेज जो है ये आपका नाउन है और इसका अर्थ होता है अनाथालय। इसका अर्थ होता है अनाथालय, ठीक है ना? तो इसको याद रखिएगा, एक वर्ड होता है ऑर्फन और एक होता है ऑर्फनेज। तो यहां पर इन्वेलप होगा और यहां पर आपका ऑर्फनेज होगा, अनाथालय, ठीक है?
तो ये था आपका डिस्कशन, बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, हो सके तो अपने दोस्तों में आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और अच्छा सा डिस्कशन आपको मिलता रहेगा। कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन होगा, जब भी एग्जाम होगा आपको यहाँ पर डिस्कशन कराया जाएगा। बस आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो आज भर इतना ही, थैंक यू।